अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये 90s की दिहाई की बात है। उन दिनों लोग ज़्यादातर बाग बगीचों और फुलवाड़ियों में सोया करते थे। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है, तो आइए ये कहानी मैं आपको उसी की ज़बानी ही सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। आज भी मैं कड़कती धूप में 1 घंटा पैदल चलने के बाद थका हारा घर लौटा था। अब मैं घर आते ही सहन में लगे हुए आम के नीचे एक चारपाई पर जा लेटा। दोपहर का टाइम था और मुझे ज़ोरों से भूख लग रही थी। मैंने किचन की जानिब देखा। और कितनी देर है अम्मी जी? अरे काशिफ बेटा, तुम आ गए, बस अभी ला रही हूँ। किचन में काम करती हुई अम्मा जी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने अपनी गर्दन सीधी की और दरख्त पर लटकती हुई कैरियों को देखने लगा। हरे हरे रंग की ये कैरियाँ मेरे दिल को ललचा रही थीं और ऊपर से भूख ने भी मुझे सता रखा था। न जाने मेरे दिल में क्या सूझी कि मैंने चारपाई पर पड़ी हुई चाबियों का गुच्छा उठाकर एक पीले रंग की इमली का निशाना बांधा और चाबियां उसकी तरफ उछाल दी। 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं उस कैरी को गिरा ना पाया। खैर, इतने में अम्मी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो खाने का ट्रे लिए किचन से बाहर आ चुकी थी। काशिफ बेटा, शाम में निगत खाला के यहाँ जाना है, अम्मी ने खाने का ट्रे मेरे सामने रखते हुए कहा। अरे नहीं अम्मी, आज नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और कल मेरे टेस्ट की तैयारी भी करनी है। आप अब्बू के साथ चली जाए। अम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे बड़े गुस्से से घूरा, लेकिन मैं अपने खाने में मसरूफ़ रहा। वो मेरे साथ कुछ देर तक तो बैठी रही, फिर उठकर अचानक किचन की जाने पड़ी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। ओ मेरा दांत! उफ, मेरा दांत टूट गया। अम्मी ने घबराकर मेरी जानिब देखा। मैं अपने गाल पर हाथ रखे हुए बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। अरे अरे, ये सालन में पत्थर कहाँ से आ गया? अम्मी की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई और वो मेरे लिए फौरन ही ठंडा पानी लेने के लिए भागी। मैंने नीचे की तरफ थूक डाली तो मेरे मुंह से खून निकलने लगा। ये ले। अम्मा जी ने पानी का गिलास मेरी जानिब बढ़ाया। बेटा, ये ठंडे पानी से कुल्ली कर ताकि तेरा खून बंद हो जाए। मैंने जल्दी से गिलास थामा और गटागट मुंह में भरने लगा। कुछ देर कुल्ली करने के बाद मेरे मुंह से आता हुआ खून तो रुक गया, लेकिन मेरे दर्द को अब भी आराम न था। वो मुझे बुरी तरह से तड़पाए जा रहा था। अम्मी भागती हुई कमरे में गई और मेरे लिए एक दवाई ले आई। दवाई लेने के बाद मुझे दर्द का कुछ आराम तो आया, लेकिन उसके साथ ही मुझे गनूदगी होने लगी और मैं नींद की आगोश में चला गया। अभी मैं नींद में था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चारपाई को खींच रहा हो। मैं हड़बड़ाकर अपनी चारपाई से उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। शाम का वक्त हो रहा था और बाकी तमाम घर वाले भी अपने अपने कामों में मशगूल थे, मगर न जाने क्यों आज मेरी आंखों पर एक गनुदगी सी छाई हुई थी। मैं दोबारा से चारपाई पर लेटा और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई नाकाम आशिक अपनी महबूबा का सोग मना रहा हो। अगले लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने एक झटके से ही मेरी चारपाई उलट दी हो। मैंने अपनी बंद आंखें फौरन खोली तो सामने वाला मंजर मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। मैं ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था और जिस चारपाई पर मैं लेटा हुआ था वो अब मेरे सर पर थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी ने मुझे टांगों से पकड़ा और खींचता हुआ सीढ़ियों की जानिब ले जाने लगा। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं अंधेरों की वादियों में खोता चला गया। फिर जब मेरी आँख खुली
तो मैंने अब्बा जी को अपने सर पर खड़ा हुआ पाया। अबे नालायक, तू फिर से वॉशरूम में गिर गया, चल निकल यहाँ से। मेरे गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ शायद अब्बा के हाथ से ही रसीद हुआ था, जो कि मुझे इस बेहोशी से होश में ले आया था। मैं चकराते हुए सर के साथ आखिरकार उठ खड़ा हुआ और सवालिया नज़रों से अब्बा की जानिब देखने लगा। अरे अब्बा जी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी बात सुनते ही अब्बा मुस्कुराए। अबे हराम खोर, ये तो तुझे पता होगा कि तू वॉशरूम में नीचे फर्श पर पड़ा हुआ क्या कर रहा है। मैंने अपने जहन पर लाख जोर दिया, मगर मुझे कुछ भी याद ना आ रहा था। मैं बस बुत बना हुआ अब्बा जी को हैरत से देखे जा रहा था। अबे नालायक, चल जा के अपने कमरे में सो जा। खैर, मैं गिरता पड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही अपने जहन पर जोर देने लगा कि आखिर ये सब माजरा हकीकत है या झूठ। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम वाकया याद आने लगा था कि जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था तो अचानक से किसी ने मेरी चारपाई को उलट दिया था और मुझे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों की जानिब ले जाने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खौफनाक वाक़यात और जिन्नात के किस्से सुन रखे थे, मगर कभी ये ना सोचा था कि मेरे साथ भी कोई इस किस्म का वाक़या हो सकता है। बस उस दिन के बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। कभी बेड पर रखे हुए कपड़े गायब हो जाते, तो कभी सोते में कोई मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर देता। कभी मैं किचन में पानी पीने जाता तो चूल्हा खुद ब खुद जल जाता, या फिर फ्रिज का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगता। खौफ और परेशानी के मारे मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। अक्सर मुझे अकेले में ऐसे महसूस होता कि जैसे कोई अपने कदमों को घसीटता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा हो। पहल तो मैंने इन सब वाक़यात को इग्नोर किया, मगर ये वाक़यात थे कि थमने का नाम ही ना ले रहे थे। अब मैं इस कदर कमज़ोर और बुज़दिल बन चुका था कि जब भी मुझे कदमों की आहट महसूस होती तो मैं उठकर दौड़ लगा देता। कई बार तो मैं अपने घर का दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकला था, और अब मेरे घर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पागल समझने लगे थे। मैं अक्सर औकात चलते चलते ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता, और कभी कभार मेरी चीज़ें भी गुम हो जाती। कभी मैं आईने के सामने खड़ा होता तो एक लम्हे भर के लिए अचानक से गायब हो जाता। न जाने ये कैसे जिन्नात थे कि जो मुझे पागल कर देना चाहते थे। मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इन जिन्नात का क्या बिगाड़ा है। मैं रात को जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटता तो किसी की आवाज़ मेरे कानों से टकराती, काशिफ, काशिफ, मेरे पास आओ। आज भी इसी आवाज़ से मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मेरी नज़र सामने रखे हुए टीवी पर जा पड़ी। टीवी पर चलता हुआ सीन अचानक से तब्दील हो गया। स्क्रीन में मुझे वो नज़र आया कि जिसकी मैंने उम्मीद भी ना की थी। एक सर कटा हुआ इंसान अपना ही सर हाथ में पकड़े हुए खूंखार निगाहों से मेरी जानिब देखे जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता टीवी से बाहर की जानिब निकलने लगा। देखते ही देखते मेरे सर पर आ पहुंचा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत पैदा की और बाहर की तरफ भागा। अम्मी, अम्मी मुझे बचाएं, वो वहाँ सर कटा है। कमरे से बाहर निकलते ही मेरी नज़र अम्मी पर जा पड़ी और मैं खौफ के मारे गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को बाहर सहन में मौजूद पाया। मेरी चारपाई सहन में लगे हुए आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें झपकी और गौर से उन कैरियों की जानिब देखने लगा। वो पीली कैरी अब भी मुझे नज़र आ रही थी। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठ पाता, एक खूंखार शक्ल वाला पोना अचानक से आम की कैरियों में से नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख और दहशतनाक आंखें देखकर मुझ पे जैसे सख्ता तारी हो गया। ये कुछ अजीबोगरीब मखलूक थी जो पलक झपकते ही मेरे मुंह के ऊपर आ गिरी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी टक्कर किसी ट्रक से हो गई हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सुर्ख रंग की आंखों वाला ये पौना चिन्ह
बड़ी खूंखार निगाहों से मेरी जानिब देखे जा रहा था। मुझे मालूम नहीं कि ये पेड़ हमारा घर है और इस पे लगे हुए तमाम फल भी हमारे हैं। मेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों का रिस्क मुझसे चुराना चाहा। मेरी सालन की प्लेट में वो पत्थर मैंने ही डाला था। इतना कहकर उस भोने जिन ने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और मेरे सर पर दे मारा। पत्थर मेरे सर से इतनी जोर से टकराया कि वहां से खून का फवारा उबल उठा। मुझे रोता और चीखता हुआ देखकर वो बोना जिन आम की टहनियों पर जैसे खुशी से झूलने लगा। उसकी नजरें मुसलसल मुझ पर टिकी हुई थी और वो कह लगा रहा था। तकलीफ की शिद्दत और खौफ के मारे मैं थर थर कांप रहा था। मुझे यकीन हो चला था कि ये बोना जिन अब मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। मैं दिल ही दिल में अपने घर वालों को कोस रहा था कि आखिर वो सब कहाँ मर गए हैं। कोई भी मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा। पूरे घर में एकदम से अंधेरा छा गया और मेरी चीखें दीवारों से टकराने लगी। मैं बेयारो मददगार अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ तड़प रहा था कि अचानक किसी ने मेरी टांगों से पकड़ा और घसीटता हुआ मुझे वॉशरूम में ले जाकर बंद कर दिया। मुझे ये समझ ना आ रही थी कि आखिर ये जिन मुझसे क्या चाहता है। कुछ घंटे बेहोश रहने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अब्बा और अम्मा को अपने सर पर पाया। अगली रोज मेरी अम्मा अपने एक कज़न को हमारे घर ले आई। मैं रफ़ीक चचा को बचपन से ही जानता था। वो एक बहुत ही परहेजगार और नेक आदमी थे। हमारे ख़ानदान और मोहल्ले में मशहूर था कि रफ़ीक चचा अक्सर जिन्नात पर काबू पा लेते हैं और अम्मा को भी यही लगता था कि मेरे ऊपर किसी ऊपरी मखलूक का साया हो चुका है। तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ ये सारे वाक़यात गुजर रहे थे। जब चचा रफ़ीक ने मुझे हाथ लगाया तो एकदम से डर के पीछे की जानिब हट गए। अरे इस बच्चे को तो बहुत तेज़ बुखार है, हो ना हो इसको ज़रूर कोई ऊपरी मखलूक है। चचा रफ़ीक ने बड़े तशवीशनाक लहजे में कहा। अरे बहन एक पानी का कटोरा तो लाइयो। चचा अम्मा से मुखातिब हुए और अम्मा सर हिलाती हुई किचन की जानिब बढ़ गईं। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उनके हाथ में पानी का एक बड़ा सा कटोरा था जो उन्होंने लाकर चचा के बिल्कुल सामने रख दिया। चचा रफ़ीक ने अपनी आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। अचानक ही पूरे कमरे में जैसे सनसनाती हुई तेज़ हवाएं चलने लगी। क्यों लड़के को तंग कर रखा है? चचा रफ़ीक ने गुस्से से छत की जानिब देखते हुए कहा, जबकि तमाम घर वाले बड़ी हैरत से उनकी जानिब देख रहे थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो खुद से ही बातें कर रहे हों। तुम जो कोई भी हो, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। लाइल्मी में इससे गलती हो गई, नहीं तो ये कभी भी ऐसा ना करता। चचा रफ़ीक ने बाआवाज़ बुलंद कहा और तेज़ तेज़ पढ़ाई करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उन्होंने पानी पर कुछ पढ़कर दम किया और मुझे पिलाया। सुनो बिल्किस बेगम, जब तक बच्चे का बुखार ना उतरे ये दम किया हुआ पानी इसे पिलाती रहो। मैंने उस जिन को समझा दिया है। उम्मीद है अब वो कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएगा। चचा रफ़ीक की बात सुनकर अम्मी और अब्बा जान उनका शुक्रिया अदा करने लगे। आपका बहुत एहसान है हम पर कि आपने हमारे बच्चे को इस बला से निजात दी। अरे नहीं बाबा, ये मेरा एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज़ था। अल्लाह के बंदों की मदद करना और उनके काम आना हम सबका ही फ़र्ज़ है, रफ़ीक अंकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तकरीबन 1 माह तक मैं वो दम किया हुआ पानी पीता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। वक्त तो बहुत तेज़ी से गुजर गया मगर मेरी ज़िंदगी मामूल पर आते आते काफ़ी देर हो गई। पहल तो तन्हाई, फिर मैं खुद से दूर भागने लगा। रातों को डर डर के उठ जाता और कभी उस घिनौने जिन की सूरत मुझे नज़र आया करती। लाइल्मी में की गई मेरी एक छोटी सी गलती मेरे लिए इतनी नुकसानदेह साबित होगी, ये तो मैंने कभी ना सोचा था। खैर अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था मगर अब भी जब मुझे ये वाक़या याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक तो हो जाता है मगर ज़िंदगी की तरफ लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी ने क्या सच ही कहा है कि जिस पर बीतती है वही ही जानता है।
پیارے دوستو، آج جو کہانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دوستوں سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ جن دوستوں کے گھر میں درخت یا اس قسم کی کوئی پھلواریاں موجود ہو تو وہاں اپنے بچوں کے جانے پر پابندی لگائیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہمیں یا ہمارے بچوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔